हाय एवरीवन। तो 1 अक्टूबर 2024 से अब आपकी सैलरी पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसके जो रूल्स है उसमें एक मेजर चेंजेस जो है वो किया गया है। और ये चेंजेस जो है वो आपके बजट 2024 जो है उसमें अनाउंस हुए हैं। अब ये मेजर चेंजेस क्या किया गया है, तो अब आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 से जो सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसकी कैलकुलेशन जो है वो पूरी तरीके से हो गई है चेंज। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो ये वीडियो है वो उन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो किसी कंपनी में काम करते हैं और उनका कंपनी के द्वारा टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। और साथ ही ये वीडियो जो है वो एम्प्लॉयर भी जरूर देखे ताकि उनको पता चल सके कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 से अब उनको टीडीएस जो है उस पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो अब बजट 2024 से पहले होता क्या था कि अगर एम्प्लॉयर है उसके द्वारा अपने एम्प्लॉय का अगर कोई भी टीडीएस डिडक्ट किया जाता था तो टीडीएस डिडक्ट करने से पहले उससे डिक्लेरेशन ले ली जाती थी कि उसको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी है या न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी है। क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम है जहाँ पे बहुत सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शन है जो कि टैक्स पेयर को अलाउड होती है, वहीं न्यू टैक्स रिजीम है जहाँ पे बहुत ही कम एग्जेम्पशन और डिडक्शन है जो कि टैक्स पेयर को अलाउड होती है। तो अब मान लो यदि टैक्स पेयर जो है वो डिक्लेरेशन दे देता है कि उसको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है या न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर टैक्स पेयर के द्वारा डिक्लेरेशन नहीं दी जाती है तो उस केस में क्या होता है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है वही बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी और फिर एसएससी के टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। अब मान लो यदि किसी एम्प्लॉय है और उसके द्वारा अगर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट की जाती है तो उसको क्या करना है, अपने एम्प्लॉयर जो है उसको टीडीएस डिडक्ट करने से पहले उसने जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करने हैं ताकि उसके द्वारा एग्जम्पशन या डिडक्शन जो है उसको कंसिडर किया जाए और उसके बाद जो उसकी इनकम है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाए। तो बजट 2024 में जो मेजर चेंजेस किया गया है और जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है 1 अक्टूबर 2024 से टीडीएस ऑन सैलरी, वो क्या है। तो मान लो यदि आपके द्वारा कोई व्हीकल है जो कि परचेज की जाती है और उस व्हीकल की वैल्यू मान लो अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आपका 1% से टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाता है। या मान लो अगर आपके द्वारा कोई फॉरेन रेमिटेंस जो है वो भेजी जाती है या फॉरेन में अगर आपके द्वारा कोई मनी है जो कि सेंड की जाती है तो मनी सेंड करते समय भी आपका टीसीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। अब आपका जो ये टीसीएस डिडक्ट किया गया है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो टीडीएस डिडक्ट करने से पहले अगर आपके टीसीएस की जो डॉक्यूमेंट है वो अगर आप अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर देते हैं तो उस केस में आपका जो टीडीएस है वो कटने से बच सकता है। तो अब होगा क्या, यदि आपका जो टीसीएस डिडक्ट किया गया है अगर आप उसके जो डॉक्यूमेंट है वो टाइमली अपने एम्प्लॉयर जो है उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है सैलरी पे तो उस केस में आपका जो टीसीएस है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो मिस्टर राम है जिसकी पूरे साल की सैलरी है 12 लाख रुपए की। अब उसकी जो सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो अज्यूम करते हैं हम कि 1,20,000 होता है, तो यानी कि उसकी हर महीने की टीडीएस लायबिलिटी कितनी होती है 10,000 रुपये। मान लो उसके द्वारा कोई व्हीकल है जो कि परचेज किया जाता है जिसकी वैल्यू है 12 लाख रुपए की, तो उस व्हीकल पे 1% से टीसीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है तो उसकी टीसीएस की वैल्यू होती है 12,000 की। अब मान लो यदि हम 1,20,000 का जो उसका टीडीएस है सैलरी पे डिडक्ट किया गया था उसमें से हम पहले टीसीएस जो उसका डिडक्ट किया गया था उसको कंसीडर करेंगे। तो 1,20,000 में से अगर उसका 12,000 का टीसीएस डिडक्ट कर लेते हैं तो उसकी जो नेट लायबिलिटी बनती है वो है 1,08,000। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पहले उसके हर महीने की जो टीडीएस लायबिलिटी आ रही थी वो 10,000 रुपये की आ रही थी, तो टीसीएस जो है उसका क्रेडिट लेने के बाद उसकी जो लायबिलिटी है टीडीएस की वो हर महीने की 9,000 रुपये आ रही है। तो इससे एसएससी को क्या बेनिफिट होगा, तो इससे क्या होगा कि एसएससी की अगर मान लो अगर कोई आगे टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी तो वो उसकी लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो अब आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 से क्या करना है, यदि आपके सैलरी पे कोई टीडीएस है जो कि डिडक्ट हुआ है और साथ ही अगर आपका कोई टीसीएस है जो भी डिडक्ट हुआ है या फिर अगर आपकी किसी अदर इनकम है जिस पे अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो आपको क्या करना है, टाइमली अपने एम्प्लॉयर जो है उसको इंटीमेट करना है ताकि जब एम्प्लॉयर के द्वारा आपके टैक्स की कैलकुलेशन की जाए तो उसमें आपका टीसीएस और आपके जो अदर इनकम पे टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसको कंसीडर किया जाए और उसके बाद में आपकी सैलरी जो है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाए। इससे होगा क्या कि आपकी जो सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट किया जाने वाला था वो बच जाएगा और उसका आपको रिफंड जो है वो क्लेम नहीं करना पड़ेगा।
तो अब आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 से जो सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसकी कैलकुलेशन जो है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। अब वो कैसे होगी, तो देखो बजट 2024 जो है उसमें काफ़ी सारे मेजर चेंजेस जो है वो किए गए हैं। तो फर्स्ट चेंजेस जो किया गया है वो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है उसमें किया गया है। ये लिमिट पहले 50,000 की थी जिसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 75,000 कर दी है। दूसरा आपका एनपीएस में जो सेक्शन 80CCD2 में जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसकी रेट जो थी वो 10% थी जिसको इंक्रीज करके 14% कर दिया है। तीसरा आपकी फैमिली पेंशन जो पहले 15,000 अलाउड होती थी उसको इंक्रीज करके 25,000 रुपये कर दिया है। चौथा आपकी जो स्लैब रेट है वो चेंज हो गई है। और पांचवा आपकी जो टीसीएस की क्रेडिट है वो भी अब आपको अलाउड होगी, आपका जो सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसमें से। इसलिए यदि आपके भी एम्प्लॉयर के द्वारा अगर कोई ऐसी मिस्टेक की जाती है तो आप अपने एम्प्लॉयर जो है उसको ज़रूर इंटीमेट करें। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो या किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।